प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम संधि प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। संधि प्रकरण में संधि होती क्या है? प्यारे बच्चों, संधि का जो अर्थ होता है वह होता है मिलना या जुड़ना। प्यारे बच्चों, अब व्याकरण में संधि कहाँ मिले और कहाँ जुड़े, यह होता है वर्णों के मध्य। और वर्णों के मध्य में भी होता है, तो कहाँ, कौन सी जगह कि दो वर्णों के बीच में कोई भी वर्ण या स्वर नहीं आए, वह ध्यान देखना। इसको संस्कृत में कहते हैं परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात दो वर्णों के मध्य अत्यंत सन्निकर्ष कहलाता है, अत्यंत समीपता। हो उसे संहिता या संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब दो वर्णों के मध्य हो रही है यह, तो यह अत्यंत जैसे का और अ है, यहां का व्यंजन है और अ स्वर है। इन दोनों वर्णों के बीच में संधि हो रही है, तो ये का वर्ण, यानी अब इसके हम टुकड़े भी करेंगे तो वापस यही रूप धारण होगा। यानी इनके बीच में कोई भी वर्ण अलग दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए। यानी दो वर्णों के बीच में अत्यंत समीपता को ही संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, दो वर्णों के बीच में यदि हम अत्यधिक समीपता रखेंगे तो उसे ही सही संधि कहते हैं। अब आता है संधि के प्रकार, कि संधि कितने प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों, संधि होती है 3 प्रकार की। संधि और संधि के प्रकार। स्वर, जिसको हम अच कहते हैं, स्वर हिंदी में इसको स्वर कहते हैं। स्वर, इसको हम कहते हैं हल, इसको व्यंजन कहते हैं। और फिर आती है विसर्ग। प्यारे बच्चों, स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है। यानी स्वर संधि में स्वर के बाद में स्वर आए तो वह स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के बाद में यदि व्यंजन आए तो भी व्यंजन संधि, और व्यंजन के बाद में स्वर आए तब भी
व्यंजन संधि। प्यारे बच्चों, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का मतलब होता है कि विसर्ग के बाद में चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, वह विसर्ग संधि ही कहलाएगी। विसर्ग संधि ही होगी। प्यारे बच्चों, जब हम जान गए कि स्वर के बाद स्वर हो तो वह स्वर संधि होती है, और व्यंजन संधि जिसे हल संधि के नाम से जानते हैं, व्यंजन के बाद में व्यंजन हो तब भी व्यंजन संधि होती है, और व्यंजन के बाद में स्वर हो तब भी वह व्यंजन संधि ही होती है। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद में यदि स्वर हो अथवा व्यंजन हो तो वह विसर्ग संधि ही कहलाती है। अब प्यारे बच्चों, ये जो स्वर का पाठ है ये 12वीं में आता है, 12वीं में भी है और 10वीं में भी है, 12वीं में भी है और 10वीं में भी है। लेकिन ये जो दोनों पाठ हैं ये 12वीं में नहीं है, कक्षा 12वीं में नहीं आते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आज देखने की प्रयास करते हैं कि स्वर संधि में कौन कौन से ऐसे पाठ हैं, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं, कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जो हमारे 10वीं और 12वीं में आए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है पहला है यण। इसको यण संधि, यण के बाद में वृत्ति संधि, फिर इसके बाद में हम तीसरा लेते हैं अयादी, फिर चौथा जो है वह हम लेते हैं यण, वृद्धि, अयादी, और फिर हम लेते हैं गुण। फिर लेते हैं अपन 5वां दीर्घ, फिर लेते हैं हम 6ठा पूर्व रूप, फिर लेते हैं 7वां पर रूप। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज हम केवल ये जो प्रकरण है इसके बारे में जानते हैं, यण, वृद्धि, अयादी, गुण, दीर्घ, पूर्व रूप, पर रूप। प्यारे बच्चों, इसमें से कक्षा 10 में ये दोनों नहीं है, और कक्षा 12 में सारी है, सारी संधियां हैं। तो ध्यान रहे, कक्षा 12 में तो सभी हैं और कक्षा 10 में गुण और दीर्घ नहीं है, बाकी पूरी है। प्यारे बच्चों, हम प्रयास करते हैं आज यण संधि के विषय में जानने कि यण संधि होती क्या है। प्यारे बच्चों, यण किसे कहते हैं, यण का विधायक सूत्र क्या है? यण है इको यंठी। यण संधि का विधायक सूत्र है इको यंठी। प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है इक स्थाने यणशात, यानी इक के स्थान पर यण हो जाता है। अब इक क्या है? ई, उ, री, ली, ये 4 वर्ण हैं। इसके स्थान पर ई के स्थान पर या, उ
उ के स्थान पर ब, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है। कब होता है? हो जाता है, एक स्थानीय जन हो जाता है, लेकिन होता कब है? जब कब होगा? जब इसके असमान स्वर आएंगे। कब होगा? असमान स्वर हो। कब होगा? जब असमान स्वर हो। समान होंगे तो प्यारे बच्चों दीर्घ हो जाएगी। समान होंगे तो दीर्घ हो जाएगी। इसलिए ई, उ, री के स्थान पर य, र, ल, व हो जाते हैं। ये हलंत हैं आधे आधे अक्षर। प्यारे बच्चों, हम इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखने जा रहे हैं कि क्या होता है। क्योंकि हम जान गए कि ई, उ, री और री ये क्या है? इक। ई, उ, री ये क्या है? इक। इनके स्थान पर यन हो जाता है। क्या हो जाते हैं? ये यन में बदल जाते हैं। इके या व, रिका र, रिका ल हो जाता है। इसको कहते हैं इक स्थानीय यन। कब होंगे? जब असमान स्वर होंगे प्लस के बाद। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यदि हम देखें कि कौन कौन से उदाहरण जो प्रसिद्ध हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला हम उदाहरण देखते हैं यदि प्लस अपि। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो शब्द है दी, इसके बाद में क्या आ रहा है? अब दी बना कैसे? मूल रूप से द और छोटी ई मिलकर के दी बना है। और इधर क्या है? प्लस के बाद में आ। तो हमारी इन दोनों के बीच में ही संधि हो रही है। और दोनों क्या है? स्वर हैं, अच हैं। दोनों क्या है? ये अच हैं, इसलिए ये स्वर संधि है। अब यहां हमारा कोई ये द है आधा। प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच में संधि होगी तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा और द हमारा आधा है तो हम इसको लिखेंगे या द आधा, या इसमें जोड़ देंगे और टी, यद्यपि। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, देवी प्लस उपासना। इसमें छोटी ई है और इसमें बड़ी ई है, बस इतना सा अंतर है। यानी यहां क्या आ रहा है? बड़ी, और इधर क्या आ रहा है? दोनों क्या है? स्वर हैं। स्वर के मिलने से क्या हुआ? स्वर संधि। स्वर यानी हल। ई के स्थान पर यह हो गया। प्यारे बच्चों, यहां हम देखते हैं कि यह कब होता है? ई के स्थान पर यह, जब आगे असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। हाँ, इधर ब है, इधर क्या है? ब
आधा है। इसको हम एज इट इज जैसे कैसे उतार लेते हैं, तो आधा। पूरे शब्द को लिखते हैं तो दे आधा, इसके य के स्थान पर ये, ई के स्थान पर य, और उ पा स ना। प्यारे बच्चों, तीसरा उदाहरण है प्रति प्लस उत्तर, यानी ई के स्थान पर य, इधर हो गया अपना उ, तो ये हो गया प्रत्युत्तर। प्यारे बच्चों, कल हम इसको और आगे उदाहरणों सहित समझेंगे। धन्यवाद।